मुनव्वर हुसैन साहब। मुनव्वर साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ट्रांसमिशन। ओके मुनव्वर साहब, इससे पहले कि मैं बात करूं कि इसमें ईरान और अमेरिका के लिए क्या था क्या नहीं था, किसने क्या खोया किसने क्या पाया, पाकिस्तान ने इससे पहले ही बहुत कुछ अचीव कर लिया था। एंड आफ्टर दीज थिंग्स, आफ्टर जेडी वेंस वेंट अवे एंड ही सेड, ये कहते हुए वो गए हैं कि जी अप्रिसिएशंस फॉर पाकिस्तान, फॉर पीएम शहबाज शरीफ, फॉर फील्ड मार्शल। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात, इवन अगर नो डील पे भी पहुंचे हैं, क्या कुछ गेन किया है इंटरनेशनली? पहले बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, देखने वालों को सलाम। देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिफारती महाज के ऊपर, और मैं समझता हूँ सिर्फ ये दो फरीकें ने नहीं पाकिस्तान की तारीफ की, बल्कि पूरी दुनिया ने तारीफ किया। अगर पूरी दुनिया का मीडिया उठाएं तो हर तरफ दो ट्रेंड्स बड़े वाजे थे, एक इस्लामाबाद टॉक्स और दूसरा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। तो मेरा ख्याल है कि अब भी ये ट्रेंडिंग हैशटैग्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो स्टेचर है सफारती दुनिया के अंदर वो बुलंद हुआ है। दूसरा ये कि ये मुज़ाकरात खत्म हुए हैं, नाकाम नहीं हुए, बिकॉज दोनों फरीकें ने रूम छोड़ा है कि मजीद बातचीत हो सकती है। और ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस कोई पहले राउंड में हल नहीं होता। आपको याद होगा कि जो मुज़ाकरात हुए थे JCPO के, जॉन केरी और उस वक्त जो ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके दरमियान में वो कई अदवार के ऊपर मुश्तमिल थे। तो मेरा ख्याल है कि ये दौर मजीद चलेगा, और एन मुमकिन है कि हफ्ता 10 दिन के बाद एक नई टीम के साथ अमेरिका उतरे। अभी तो सिर्फ फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, और उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मामनत की है, जिसका जिक्र जेडी वेंस साहब ने भी किया, जिसका जिक्र अब्बास अराक्ची साहब ने भी किया, कि पाकिस्तान ने बहुत उसके अंदर मदद दी है, और रेड लाइंस एक दूसरे की मालूम हुई हैं। बहुत सारे नुकात के ऊपर एग्रीमेंट नजर आता है, सवाए एक दो नुकात के, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, और दूसरा स्टेट ऑफ होर्मुज का मामला है। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि दोनों तरफ से ये भी इशारे नहीं मिलते कि ये जो सीज फायर है 12 दिनों की, ये कहीं पे टूट जाएगी या खत्म हो जाएगी। एन मुमकिन है कि ये फर्दर एक्सटेंड हो जाए। राइट। हाँ, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर पीस टॉक फिल वक्त के लिए रुक जाते हैं, यानी हॉल्ट हो जाते हैं, लेट्स यूज द वर्ड हॉल्ट, अगर ये हॉल्ट हो जाते हैं तो उस सीज फायर का क्या होगा, उन जानों का क्या होगा जिनको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट हमारे मुल्क ने किया कि किसी तरीके से इन जानों के ज़िया को बचाया जा सके, और इसी वजह से इनिशिएट किया जाए कि ठीक है, पहले हम सीज फायर की तरफ जाते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं फ्यूचर क्या होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप और हम सब ये जानते हैं कि इनिशियली टॉक्स होने से भी पहले ईरान अग्रीड कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो 60% इनरिच्ड न्यूक्लियर है, आप चाहते हैं कि हम उसे गिव अप कर दें, तो हम उसे गिव अप कर दें। क्या हुआ होगा बीच में कि अब आकर ईरान को ऐसा लगता है कि फौरन वो ये नहीं कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि देखिए, जब आप टेबल्स के ऊपर बैठे होते हैं ना, तो बज़ाहिर तो दो पार्टीज आपको, दो फरीकें नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे इनविजिबल कुव्वतें भी होती हैं, और वो अपने मफादात को परसू करती हैं। अमेरिका के केस में इजराइल है, ईरान के केस में चाइना हो सकता है। तो जो नेतन्याहू की कल की जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी माना खेज थी। उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट होता है, नहीं होता, लेकिन हम ईरान पे हमला करेंगे और एर्दोगान की तरह मुंह नहीं फेरेंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट आई कि हमने रीलोड कर दिया अपनी बैटलशिप्स को, वो भी कोई अच्छा सिग्नल नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन जेडी वेंस जो कि खुले दिमाग के हैं, उनकी जितनी अजम्पशंस थी इस वॉर के बारे में वो सही साबित हुई, और वो एक खुले दिल के साथ आए। और मेरा ख्याल है कि जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आई। उनको जिस तरह से वेलकम किया गया पाकिस्तान के अंदर, ईरानी डेलीगेशन के साथ चाय शेयर करना, खाना खाना, इशाइयों में शिरकत करना, चहकते हुए चेहरों के साथ, बड़ी पॉजिटिव एक जेस्चर हमें नजर आ रहा था दोनों अतराफ से, और लगता था कि कोई पॉजिटिव चीज फौरन निकल के आ जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ काफी हद तक निकली भी है। लेकिन चूंकि इजराइल और इजरायली लॉबी अमेरिका में बड़ी स्ट्रांग है, वो नहीं चाहती कि ये फौरन एग्रीमेंट किसी नतीजे पे पहुंचे। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि कोई वॉर ट्रॉफी लेकर अपने लोगों को दिखाएं, बिकॉज अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा प्रेशर है। और तीसरी बात यह कि ईरान जो है वो कभी भी अपनी खुद मुख्तियारी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि ये वो पॉइंट है जहां पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और वहां पे जो सैन वॉइसेस हैं वो जरूर सोचती होंगी कि ये इजराइल ने ब्लंडर किया आयतुल्लाह खामनाई और डॉक्टर अली लारीजानी को हिट करके, बिकॉज वो कुव्वतें थी जो कि अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहती थी, लचक भी उनके अंदर थी। तो इस वक्त मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं, वो जरा हार्ड लाइनर है, IRGC को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो
न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है जिसके मुताबिक ईरान एक चौथी पावर बन के इंटरनेशनल सिस्टम में उभरा है, उसकी जो डेफिनेशन है उसमें यह कि ईरान बाहर से डिक्टेशन नहीं लेता। तो वो कैसे मुमकिन है कि ईरान अपने जो खुद यूएस से ये इंश्योर करेगा कि इसराइल हमारे ऊपर दोबारा हमला नहीं करेगा, बिकॉज वी हैव सीन अ पैटर्न इन इयर्स। तो क्या आपको लगता है ये रीजन हो सकता है, बिकॉज वी हैव सीन अ हिस्ट्री बिहाइंड इट, कि जिसने अपना न्यूक्लियर गिव अप किया है प्रोग्राम या यूरेनियम इनरिच यूरेनियम गिव अप किया है, उसका फ्यूचर कोई सेफ नहीं रहा। और इसमें और सादिया के सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे ऐसे भी बढ़ाऊं कि एज वी आर टॉकिंग नेतन्याहू ने ताज़ा बयान दाग दिया है कि द मिशन इन ईरान इज नॉट ओवर येट। सो प्लीज कमेंट प्लीज। जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और एक हिस्ट्री भी है ना, आप याद रखें कि यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप किया और उनको गारंटी भी दी गई कि जनाब आप पे हमला नहीं होगा और आपकी सिक्योरिटी की रशिया ने भी दी, अमेरिका ने भी दी, यूरोप ने भी दी और चाइना ने भी दी। और उसके बाद फिर क्या हुआ यूक्रेन के साथ? लिबिया में कर्नल कजाफी जो थे उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसे गिव अप किया। और फिर हमने देखा कि कजाफी साहब के जो आखिरी जो सीन थे वो क्या थे, इसके बारे में हिलरी क्लिंटन ने कहा कि वी केम वी सा, और इसी तरह के उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए जो किसी वक्त में रशियंस के बारे में कहा जाता था यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। तो मेरा ख्याल है असबाब बिल्कुल वाज़ेह हैं। और अनार्किक सिस्टम में जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट हो, वहां पे आप अपनी सिक्योरिटी अपने दम खम पे रखते हैं, कोई आपको सिक्योर करने नहीं आता जी। तो लिहाजा जो इस विशियस साइकिल है जहाँ पे सिक्योरिटी डायलेमा है, और ईरान के लिए तो प्रिजनर डायलेमा है ना, इसीलिए तो ईरान ने 5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बनाई थी। मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर मैं अमेरिका का पॉलिसी मेकर हूँ तो मैं अमेरिका के जो मेजर सोर्स है पॉलिसी मेकिंग का, जिसे एक्सटर्नल सिचुएशन कहते हैं, उस पे मैं गौर करूं कि वो क्या अमेरिका के फेवर में है या अगेंस्ट में है। अब 4 आपके सामने फैक्टर्स रखता हूं। पहला फैक्टर ये जो कि अर्थ शेकिंग किस्म की डेवलपमेंट्स है। थोड़ी देर पहले जो मार्क कार्ने है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उन्होंने कहा कि जो दाइयों पर मुश्तमिल इंटीग्रेटेड हमारा डिफेंस है अमेरिका के साथ, आज उसे हम खत्म करते हैं। दिस इज द बिग डेवलपमेंट। फिर उसके बाद दूसरी जो डेवलपमेंट है, यूरोप से जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है फ्रांस के, वो साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि हम तीसरा रास्ता अख्तियार करते हैं और अमेरिका को हम गिव अप करते हैं। और तीसरी जो अर्थ शेकिंग किस्म की डेवलपमेंट है कि नॉर्थ कोरिया की अपोजिशन लीडर पहुंच जाए चाइना में और वो कहे कि नॉर्थ कोरिया के पास 2 ऑप्शन है, अमन और जंग का, और अगर अमन चाहते हैं तो चाइना नॉर्थ कोरिया के ताइवान के वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और चौथी डेवलपमेंट ये है कि इजराइल की जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो यूरोप में ड्राई डाउन हो गई है। 24 घंटों के अंदर फ्रांस के साथ झगड़ा, स्पेन के साथ झगड़ा, डेनमार्क के साथ झगड़ा, इटली के साथ झगड़ा, पाकिस्तान के साथ जो है उनकी नहीं बनती, साउथ कोरिया के साथ नहीं बनती, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने एक उनके ऊपर ट्वीट झाड़ दी है। तो कहने का मतलब ये जो 4 बुनियादी डेवलपमेंट्स हैं और फिर जो पब्लिक ओवरऑल ओपिनियन है विद इन अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ अमेरिका, वो तो अमेरिका को तनहा कर रही है। तो फैसला उन्होंने ये करना है कि एक रिस्पेक्टेबल वे आउट लेते हुए इस वॉर से निकलें और अपना जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसको सिक्योर करें, रादर देन के ज्यादा ब्लीड हो और इजराइल के कहने के ऊपर जो अपनी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट है फॉरेन पॉलिसी के, उसको कंप्रोमाइज करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।